हमारे आदरणीय दिग्गजन और अतिथि इस सभागार में उपस्थित संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सारिका माधवी, बाहर से आए हुए विद्वान और सबसे ज्यादा याद कर रहे हमारे जो छात्र अक्सर बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि काले के अध्यापक तो बताते हैं हिंदी के, तो कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है, तो कहता हूँ संस्कृत की। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी गलतफहमियों के शिकार हैं और आजकल तो एक पूरी जिसको कहा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे ज्यादा शिकार इस तरह की। इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आज देखा कि संस्कृत विभाग बहुत जोर शोर से, उम्मीद नहीं थी कि हाँ धन्यवाद देने का काम आपका है। मैं तो आभार प्रकट कर ही चुका हूँ कि आपने एक वक्ता के रूप में या उससे ज्यादा बड़ी बात है कि अब नए नए अध्यक्ष होना हमने शुरू किया तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब अध्यक्ष बन गए तो लगा कि वक्तव्य ही कोई दे लेते। मैंने आचार्य जी से कहा कि अब नहीं बनूंगा, बोले मैं सुबह भी था तो साहस बढ़ा कि नहीं, आप कितना विचलित नहीं होना चाहिए, पक जाना चाहिए। तो खैर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्कृत विभाग की और विश्वविद्यालय की। संस्कृत विभाग इतना बड़ा एक सेमिनार करता है और वो भी ऐसे विषय पर जो मुश्किल होते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जितने शोध पत्र पढ़े गए यहाँ अब तक दिए गए उनसे मुझे बहुत लाभ भी हुआ कई जगह। मैं इस विषय पर ढूंढ रहा था कुछ जो पढ़ा जाए, मुझे सिर्फ हो सकता है और हो, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, इसलिए मेरी कोई बात उस तरह से न तो प्रामाणिक होगी तो कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि हर आदमी पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या था, तो जब ये बताया जाएगा कि हिंदी, तो कहेंगे कि संस्कृत में तो नहीं थे ना। तो एक प्रामाणिकता होती है जो कुछ किसी मानदंड की मांग करती है। जाहिर सी बात है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी के माध्यम से काव्यशास्त्र को पढ़ता रहा। तो प्रामाणिकता की कमी की गुंजाइश तो हो सकती है, लेकिन जब मैंने इस विषय पर ढूंढना शुरू किया तो मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, लेकिन एक काम मिला, ठीक वही विषय था संस्कृत काव्यशास्त्र पर भारतीय दर्शन का प्रभाव। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़े स्कॉलर थे, शायद उन्हीं के साथ प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी, उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखी है। तो मैंने अनुमान लगा दिया, लेकिन उनके समय में वो काम हुआ होगा। सन 1979 में किताब की छप चुकी थी अमरजीत कौर। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस पर इतना काम नहीं है, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई काम करने की, उस पर एक पूरा सेमिनार करना, कर ले जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बात की बात है, लेकिन उपलब्धि कोई तो निकल के आती ही। जो सोच के आया था, जब इतना सुन लिया तो वो गुम हो गए उस सुनने के क्रम में। और एक चीज पर मैंने सोचा कि बात की जाए
कि संस्कृत का विद्यार्थी और हिंदी भी उसमें थोड़ी बहुत शामिल है, जब बात करता है तो इतना आध्यात्मिक, इतना धार्मिक, इतना दार्शनिक क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एक अकादमिक अनुशासन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होती है कि वो चाहे धर्म हो, चाहे दर्शन हो, चाहे कामशास्त्र हो, इनके संबंध के बीच में से पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को निकाल के ले गया। अजय जी ने बहुत मतलब प्रासंगिक सवाल उठाया था कि इतना व्यापक कैनवस है इस विषय का, लेकिन कुल मिला के चीजें उस भाववाद, आदर्शवाद, उस आत्मवाद तक ही क्यों पहुंचती? और अगर वहां तक पहुंचती है तो क्या वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक जो भारतीय, जिसे आज कहा जाता है भारतीय ज्ञान परंपरा, और उस ज्ञान परंपरा में केवल एक ही परंपरा को देखा जाता है, उसमें जो दूसरी परंपराएं हैं, विरोधी परंपराएं हैं, क्या उनको नहीं देखा जाना चाहिए? और दर्शन की जो परंपराएं रही है, जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन तब भी जब हम बात करते हैं रस की, तो वही आनंदवाद, वही ब्रह्मास्वाद सहोदर, वही लोकोत्तर प्राण, वही वेद्यांतर स्पर्श शून्य, वही अखंड, वही चिन्मय। दरअसल उन आचार्यों ने जब इन शब्दों का प्रयोग किया था तो क्या हम उनकी मंशा को समझ रहे हैं? दर्शन का उन्होंने उपयोग किया है, प्रभाव लिया है, वो साहित्य के चिंतन को दार्शनिक नहीं बना रहे हैं, क्योंकि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दर्शन की एक सबसे बड़ी ताकत है कि वो हमें तर्क करना सिखाता है। हमारे यहाँ दर्शन में ही तर्क की पद्धति को सीखने की परंपरा रही है, और ये जब काव्यशास्त्र खड़ा होता है, इसके सिद्धांत आते हैं और शास्त्र बनता है पिछले का खंडन और अपने मत की स्थापना, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तर्क की। हो सकता है कभी कभी कुतर्क दिमाग तर्क बन जाए, क्योंकि तर्क करने की प्रणाली बड़ी अजीब होती है, कभी कभी जानबूझ के दूसरे को नहीं समझा जाता, गलत समझ के और फिर उसकी व्याख्या कर दी जाती है। अभिनव गुप्त से पहले के जो आचार्य थे, जिन्होंने रस की व्याख्या की, रस सूत्र की व्याख्या की, उनमें से अगर भरत मुनि को छोड़ दें, मुझे नहीं पता, आप सब लोग जानते होंगे, संस्कृत के लोग हैं, क्या भरत मुनि ने किसी दर्शन का सहारा लिया है रस को व्याख्यायित करते हुए? बल्कि रस सूत्र को समझाते हुए उन्होंने भोज्य रस का उदाहरण दिया है। उसी रस सूत्र को समझाते हुए जिसकी व्याख्या आगे चलते हुए मीमांसा है, न्याय है, सांख्य है, अद्वैत, शैवाद्वैतवाद है, कहां तक पहुंची वो जो व्याख्या है, उसने कैसे दर्शन का सहारा लेके रस को कहां तक पहुंचाया, विश्वनाथ तक गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी? वहां पर हमें ये समझना चाहिए कि वो केवल दर्शन का तर्क करने के लिए सहारा ले रहे हैं, दूसरे का खंडन करना और अपने मत का उदाहरण देने के लिए चित्रपूर्वक न्याय से समझा रहे हैं, आग और धुएं का उदाहरण दे रहे हैं, घड़े और पानी का उदाहरण दे रहे हैं। ये व्याख्याएं इसलिए आ रही है दर्शन से कि अपनी बात को केवल समझाया जाए, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि रस वही है जो अंत में स्थापित हुआ, और आत्मवाद की स्थापना हमारे देश में, आत्मवाद की स्थापना जानबूझकर की गई है। इसका प्रतिपक्ष मौजूद होते हुए भी, आपने रामचंद्र गुणचंद्र की बात की, मैं बहुत जिज्ञासा में था उस वक्त जब आप बोल रही थी, लेकिन आपने उस पक्ष को छोड़ दिया।
रामचंद्र गुरुचंद्र ने जब नाट्य दर्पण लिखा तो उन्होंने, पता नहीं जैन दर्शन का असर था कि नहीं था, हम नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कोई जैन धर्म को मानता है तो वो हर जगह दर्शन ही ले आए। हेमचंद्र के वो शिष्य थे रामचंद्र, ज्यादा मशहूर रामचंद्र है, गुरुचंद्र का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कहाँ है, क्या स्थिति है, उनका कोई किताब वगैरह सब कुछ नहीं लिखा। नाट्य दर्पण में साफ साफ लिखा हुआ है, वो खंडन करते हैं, रस को केवल सुखात्मक मानते हैं। ये जो आनंद शब्द है ना, वो कहते हैं सुख और दुख दोनों, 5 सुखात्मक है, 4 दुखात्मक। और ये माना जाता है कि रस की ये परंपरा है, मामन ने भी कहा है, अभिनव ने भी कहा है कि इसकी परंपरा पहले से चल रही थी। वो परंपरा कहां चली गई जो रस को सुखात्मक और दुखात्मक मानती है? इसकी खोज की जानी चाहिए। रामचंद्र का ये कहना था कि जो स्थायी भाव होता है वो जगत से ही आता है, और अगर जगत में कोई दुख देने वाला स्थायी भाव है तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि साहित्य में आकर वो सुखात्मक ही हो जाएगा, दुख लगेगा ही नहीं। इतना चमत्कार तो पैदा कल्पना नहीं कर सकती। ये बहस का विषय है, आप इसकी बहुत सारी व्याख्याएं करेंगे आचार्यों के आधार पर। उन्होंने उदाहरण दिया राजा हरिश्चंद्र नाटक का, और ये कहा कि शैव्या जब मंच पर विलाप करती है क्या देखने वाले सुख का अनुभव करेंगे? इसको शुक्ल जी ने उठाया था, शुक्ल जी ने उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने, मैं अगर मुझे पर्चा पढ़ना होता तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दार्शनिक शब्दावली है काव्यशास्त्र की, उसका उपयोग किस अर्थ में किया है इस पर काम करता। शुक्ल जी ने साफ साफ यही लिखा है जो रामचंद्र गुरुचंद्र का उदाहरण था कि शैव्या विलाप कर रही है तो क्या दर्शकों के दांत निकल पड़ेंगे? शुक्ल जी ने जगह जगह लिखा है कि जिन्होंने ये आनंद और चमत्कार शब्द रस के संदर्भ में प्रयोग किया है, उन्होंने रस को खेल तमाशे की चीज बना। इसका मतलब शुक्ल जी से भी आप बहस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, आनंद प्रसाद प्रकाश दीक्षित वगैरह ने लिखा है कि शुक्ल जी ने अलौकिकता का अर्थ नहीं समझा, उस पर बहस हो सकती है। मैंने कहा ना, दर्शन में तर्क करने की पद्धति होती है, जहां अपने समर्थन में आप कोई भी तर्क जुटा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अलौकिकता का मतलब यहाँ अलौकिकता है ही नहीं, जो लौकिक चीजें हैं उनसे तुलना की जाती है रस की, और जब उनमें से किसी को नहीं पाया जाता तब अलौकिकता की बात की जाती है। जैसे आपने ब्रह्म की व्याख्या कर दी, शुद्ध कॉन्सेप्ट अवधारणा है शुद्धता की, है ना, शुद्ध चैतन्य है। लेकिन सवाल ये है कि कविता का कोई समाज से भी संबंध है या नहीं? अगर इस चीज को आप देखेंगे कि समाज से संबंध है या नहीं है, तो आपको सुख और दुख यानी जो परंपरा एक चल रही है उसके प्रतिपक्ष की परंपरा है जो इस पूरे काव्यशास्त्र को पूर्ण बनाता है, उसको भी देखना पड़ेगा। और ये जो लगातार चल रहा है, एक ही तरह की व्याख्याएं, एक ही तरह की बातें, हम नहीं समझते हैं कि वहां ब्रह्मस्वाद का मतलब क्या है, कभी समझाया कि उसका सामाजिक अर्थ क्या हो सकता है। शुक्ल जी बार बार ज्ञान दशा की बात करते हैं, भावयोग की बात करते हैं, लोक मंगल की सिद्धावस्था की बात करते हैं, लोक मंगल की साधनावस्था की बात करते हैं। वो जो दार्शनिक पद हैं साहित्य शास्त्र के, उनको सामाजिक और नैतिक बनाने की कोशिश करते हैं। इसी से उनकी आलोचना भी हुई कि कविता को इतना नैतिक नहीं बनाना चाहिए, कविता तो एक अलग चीज है, अलग संसार नहीं है, कतई नहीं, हमारे समय में नहीं है। और अगर आज उसी आधार पर हम कविता को देखते रहेंगे, तो अब कविता कैसे समझेंगे? आज की कविता, साहित्य के विद्यार्थी का काम एक तो ये होता है कि जो पुराना अनुशासन है, पुराने सिद्धांत है, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया स्फोट दर्शन का और ध्वनि का। लेकिन सवाल ये है कि जब आप स्फोट का और
ध्वनि का संबंध बताएंगे, भाषा की संरचना की बात करेंगे, वर्णों की संरचना की बात करेंगे, वर्णों के मिलने से अर्थ कैसे स्फुट होता है इसकी बात करेंगे, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि बाद में जो नए नए विमर्श आ रहे हैं, जहाँ संरचनावाद की बात की जा रही है, जहाँ स्ट्रक्चर की भाषा विज्ञान के नए सिद्धांत है, अगर आप उनसे नहीं जुड़ेंगे उनको, तो साहित्य का विद्यार्थी केवल एक क्षेत्र में रह जाएगा और उसका विकास नहीं कर पाएगा। और इस तरह से कैसे हम अपने उन पुराने सिद्धांतों को प्रासंगिक बना पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, इसे एक उदाहरण भर है, ये जो पूरा व्याकरण है, शुरुआत तो व्याकरण से हुई थी शायद, आचार्य जी जानते होंगे, तो अर्थ करने से हुई शुरुआत। तो जो वेदों में आए हुए शब्द है उनका अर्थ करना, उस प्रक्रिया से व्याकरण खड़ा हुआ और जब अच्छा लगने लगा तो काव्यशास्त्र शुरू हो गया। इसीलिए काव्यशास्त्र बाद की चीज है और व्याकरण और बाद में दोनों में वैर हो गया, दोनों एक दूसरे के लगभग विरोधी भी हो गए। अब ये जो अनुशासन है हमारा, दर्शन उसमें क्या भूमिका निभा रहा है, कहाँ तक उसकी भूमिका है, कहाँ तक उसकी भूमिका नहीं है, उससे आगे बढ़कर ये जो अगली व्याख्याएं हैं ये हम जब तक नहीं करेंगे और हम आज की कविता को इससे कैसे समझेंगे। इस पर एक जमाने में हुई थी, हिंदी में हुई थी, हिंदी के दिग्गज आलोचकों ने रस को लेके ये बहस खड़ी की थी कि वो कितना प्रासंगिक है। शुक्ल जी तब तक लिख चुके थे, उन्होंने कोशिश की थी रस को प्रासंगिक बनाने, लेकिन उसके बाद वो बात भी नहीं चली आगे, उस पर कोई विमर्श ही नहीं हुआ। आप अपने समय की कविता को क्या उन पुराने सिद्धांतों से समझ सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, कितना नहीं समझ सकते। जब आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, तो आपको सोचने की, हम सबको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि इन सिद्धांतों को हम कैसे देखें, इनका अध्ययन कैसे करें। एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना भी हम सबका काम है और ये जरूरी है। और हिंदी कविता में कहीं कहीं इसके संकेत मिलते हैं। अज्ञेय ने साधारणीकरण का बहुत लिखा, कहीं वो उसे संप्रेषण कहते हैं, कहीं वो साधारणीकरण कहते हैं। मुक्तिबोध ने बहुत लिखा, उन्होंने दार्शनिक जो शब्दावली है उसको बदल दिया है, सच्चित आनंद को उन्होंने सच्चित वेदना कर दिया। ये आपके अपने समय की मांग है कि आप इन पुराने सरणियों की व्याख्या अपने समय के अनुसार कैसे करते हैं और इसे समझने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाए भविष्य में इस सेमिनार के माध्यम से, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये उपदेश भी हो सकता है।